तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम एसएससी जी 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं और उस फाउंडेशन बैच में हम पूरा का पूरा आपको एसएससी जीडी का मैथ पढ़ाएंगे। तो उसी के उद्देश्य को लेकर आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो रहने वाली है क्लास दूसरा, जिसमें हम लोग आज सीखें आपका संख्या कितने प्रकार की होती है, यानी जो संख्या हमारी बच गई थी उसको सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे स्थानीय मान और जाति मान कैसे निकाला जाता है और पेपर में कैसे पूछता है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो बची हुई संख्याएं हैं उनके प्रकार और उसके बाद स्थानीय मान और जाति मान। ठीक है, तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरा का पूरा एसएससी जीडी का मैथ का कंटेंट इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक आपके थोड़ा ज़्यादा कवर कराने हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं बच गई थी, कौन कौन सी संख्या बची थी? कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या क्या है, संख्याओं के प्रकार क्या है। वहां पर हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ये सारी चीजें कल की वीडियो में हो चुकी। अगर आप ये वीडियो दूसरी वाली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट आज हम बना देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सा प्लेलिस्ट बन जाएगा, एकदम धैर्य के साथ देखिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से मैथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सम संख्या। जो जो पढ़ने वाले हैं उसको पहले समझ लेते हैं। सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या, एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इतना जो चीज है वो बच चुका है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे स्थानीय मान और जाति मान पर। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप स्थानीय मान जाति मान कहीं का भी वीडियो देखिए, आपको मतलब इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसा हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं सम संख्या पर। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या। यानी ऐसी संख्या या संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, विभक्त हो जाती सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपका? यहाँ पर लिख देंगे सम संख्या, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। जैसे में अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कहते हो कि सर चार को ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बड़े पे चलेंगे। जैसे चार को शुरू करते हैं तो चार दो से कटेगा, तो आप कहोगे जी सर चार दो से कटेगा दो बार में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं 16 का, ये दो से कटेगा, 16 दो से कटेगा 8 बेरिया में। लेकिन क्या पाँच दो से कटेगा? पाँच दो से पूरी पूरी तरीके से पूर्णांक में नहीं कटेगा, ये कटेगा दशमलव में। ये 2.5 हो जाएगा। तो क्या सम संख्या पाँच हुआ? तो आप कहोगे नहीं, सम संख्या जो है वो पाँच नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसका जो विभाजन है वो पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। अगर दो से विभाजित करने पर एक पूर्ण संख्या आती है तो हम लोग बोलते हैं कि वह आपका सम संख्या है। लेकिन दो से विभाजित करने पर अगर पूर्ण संख्या नहीं आती है, वो डेसिमल में आता है, दशमलव में आता है, तो वो आपका सम संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सम संख्या के पहचानने का तरीका क्या है? यानी यहाँ पर लिखेंगे पहचानने का तरीका। पहचान क्या है सम संख्या का? उसके इकाई के अंक को देखिएगा। इकाई के अंक को देखिएगा, उसमें जीरो आएगा, दो आएगा, चार आएगा, छः आएगा और आठ आएगा। अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक में जीरो है, दो है,
4 है, 6 है अथवा 8 है, तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम लिख दें आपका 52, तो 52 में आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 है, ये सम संख्या है और इकाई के स्थान पर है। इसका मतलब 52 आपका क्या है? एक सम संख्या, ये 2 से कट जाएगा। यहीं अगर बात करें, हम मान लेते हैं 57 की, ठीक है? 57 की अगर बात कर लेते हैं, तो इसके इकाई के अंक में क्या है? 7 है। जब इकाई के अंक में 7 है, इसका मतलब ये है कि यह 2 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित कौन होगा? इसके इकाई के अंक में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा। तो इन सभी में से तो ये 7 वाला मैच नहीं किया। जब 7 वाला मैच नहीं किया, इसका मतलब ये जो 57 है, ये क्या है आपका? एक सम संख्या न होकर विषम संख्या है। तो इस तरीके से अगर बड़ी-बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, वहां पर भी आप बता सकते हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये मतलब डिजिटल बोर्ड होता तो इसका पूरा पूरा जो ये लिख रहे हैं, ये पीडीएफ में हम आपको दे देते, बट है नहीं। तो इस वजह से पूरा पूरा आपको मतलब एक तरीके से नोट्स बनाना पड़ेगा अपना बढ़िया से। अगर आप साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं हमारे डे वन से, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए। आपका बहुत काम आने वाला है वो नोट्स, ठीक है? और एक बढ़िया अगर पूरा मैथ का नोट बन गया, तो वो केवल ना एक केवल एग्जाम को टारगेट करेगा, बल्कि जितने भी एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें मैथ पूछा जाता है, वो टारगेट करेगा, हिट करेगा, ठीक है? सम संख्या का पूरा हमने हमने पूरा परिभाषा बता दिया, बढ़िया से एग्जाम्पल समझा दिया, पहचानने का तरीका बता दिया। अब सम संख्या से हम लोग शिफ्ट होते हैं किस पर? विषम संख्या पर, ठीक है? विषम संख्या को देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से को मिटा देंगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पढ़ने वाले हैं आपका विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। ये विषम संख्या क्या है? देखिए, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है, वह क्या कहलाती है? आपका विषम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या, लिख देंगे ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, विभक्त नहीं होती, ठीक है? जो पूर्णतः 2 से विभक्त नहीं होती है, क्या कहलाती है? नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, ठीक है? विषम संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या की पहचान क्या है? या एग्जाम्पल पहले बात कर लेते हैं, फिर पहचान की। जैसे जैसे अगर हम 15 लिख दिए, ठीक है? 15 लिख दिए, तो 15 क्या है? एक तरीके का विषम संख्या, ये 2 से कटेगा नहीं। जैसे हमने लिख दिया 17, ये भी आपका क्या है? एक तरीके का विषम संख्या है। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि इसकी जो इकाई का अंक है वो सम संख्या नहीं है। जैसे यहाँ पर 15 में इकाई का अंक 5 है, सम संख्या नहीं है, तो क्या है? ये विषम संख्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 7, इकाई का अंक 7 है, तो ये आपका सम संख्या नहीं है, ये क्या है? आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या 15, 17, मान लेते हैं यहाँ पर 18। क्या सर 18 भी विषम संख्या है? तो आप कहोगे जी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो 18 है ये सम संख्या है और इसके इकाई के अंक में भी 8 है, ठीक है? जिससे पता चल रहा है ये सम संख्या है। तो विषम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा क्या मिलता जाएगा? विषम संख्या। अच्छा, सम संख्या और विषम संख्या में जो अंतर चलता है वो 2 का चलता है, ठीक है? चाहे वो सम संख्या रहे, चाहे वो विषम संख्या। जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, बीच में कितने का अंतर है? 2 का लिखा है। उसके बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ऐसे 5 से 7 हो गया, 2 का अंतर। 7 से 9 हो गया, 2 का अंतर। इसी तरीके से 2-2 का अंतर के अंतराल पर आपका सम संख्या और विषम संख्या मिलता जाता है, ठीक है? अगर सम संख्या में बात करें, 2 का अंतर कैसे चलता है? आप कहोगे 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके चले जाइए, ठीक है? तो यहाँ पर हम 0 से 2 के बीच में देख रहे हैं 2 आ जा रहा है।
2 से 4 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और 4 से 6 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 6 से 8 के बीच 2 का अंतर है। 8 से 10 के बीच 2 का अंतर है। यानी सम संख्या और विषम संख्या में कितने का अंतर चलता है? 2 का अंतर चलता है। अभी आपको क्यों जानना चाहिए? क्योंकि आगे जब आप सवाल पढ़ोगे तो सवाल में कहेगा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है तो संख्याएं बताइए, या दो क्रमागत संख्याओं यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है तो संख्याएं बताइए। या ऐसे कहेगा दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है तो पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आगे आएंगे, तो आप जानते रहिए जब क्रमागत सम संख्या अथवा विषम संख्या की बात करें तो 2 का अंतर चलता है, और केवल सम संख्या अथवा विषम संख्या की बात करें तो 1 का अंतर चलता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? यानी अगर दो संख्याएं हैं, ठीक है, और वहां पर क्रमागत सम विषम नहीं है तब तो 1 का अंतर चलाएंगे, लेकिन क्रमागत में अगर सम विषम आ गया 2 का अंतर चलाएंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि सम संख्या और विषम संख्या में कितने का अंतर चलता है? 2 का अंतर चलता है। उम्मीद करते हैं आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आया है। अब बढ़ जाते हैं किस पर? भाज्य संख्या पर। भाज्य संख्या क्या होता है? इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं भाज्य संख्या पर। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिए, अब हमारा जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे तीसरा। तीसरा क्या पढ़ेंगे? तीसरा सर आपका भाज्य संख्या। ठीक है? भाज्य का मतलब होता है जो विभाजित हो जाए। ठीक है? भाज्य का मतलब ऐसे समझिए जो कट जाए। ठीक है? तो भाज्य संख्या का अगर परिभाषा दिखाएं तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी, तीसरी संख्या से भी, यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरी संख्या से भी पूर्णतः पूर्णतः विभक्त हो जाए। विभक्त का मतलब होता है विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाता है या जाए, क्या कहलाता है आपका? भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या यहाँ पे लिख देते हैं संख्या। ठीक है? भाज्य संख्या यहाँ पर कहलाती है। ठीक है? यानी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए वो क्या कहलाता है? आपका भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है? अब भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या आएंगी? भाज्य संख्या में सम संख्या भी आती है और विषम संख्या भी आती है। कैसे? आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल ले लिए हम 16 का। पूछे 16 भाज्य है या अभाज्य है, तो आप कहोगे सर 16 भाज्य है। कैसे? 16 अपने से तो कटबा ही करेगा, यानी 16 जो है 16 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, यानी 16 और 1 से भी कटेगा। तो एक और स्वयं के अलावा, यानी एक और स्वयं, 16 स्वयं के अलावा तीन और संख्याओं से कट रहा है। जब तीन और संख्याओं से कट रहा है तो इसका मतलब यह है परिभाषा हमारा मैच कर गया, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य। इसका मतलब 16 भाज्य है। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 15 भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप कहोगे सर 15 भाज्य है। कैसे भाज्य है? देखिए, 15 स्वयं से तो कट ही जाएगा, 15 एक से भी कट जाएगा, लेकिन 15 तीन से भी कटेगा, 15 पाँच से भी कटेगा। यानी स्वयं और एक के अलावा दो ऐसी संख्याएं 3 और 5 हैं जो इसको विभाजित कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि 15 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में दो संख्याएं, सम भी आता है और विषम भी आता है। जैसे जो 16 था वो एक सम संख्या था, लेकिन जो 15 है वो आपका क्या है? एक विषम संख्या है। तो आप याद रखिएगा भाज्य संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं और विषम भी हो सकती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से भाज्य संख्या हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया जो आपको इजिली समझ में आए। ठीक है? तो यहाँ पर हो गया आपका सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या।
अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आपका सह अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग तुरंत इरेज कर देंगे। देखिए अगला जो है आपका वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बनती है? वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से कटे ही न, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, क्या कहलाएगा? आपका अभाज्य संख्या। लिख भी देते हैं, यानी वह संख्या जो स्वयं और, यहाँ पर और, एक के अलावा, एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से, यहाँ पे किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। पूर्णतः, यहाँ पे लिख देते हैं विभक्त न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिख दिया, यानी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभक्त ना हो, यानी कटे न, तो क्या कहलाएगा? वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या में कौन कौन होगा? अभाज्य संख्या में देखिए शुरुआत ही होता है दो से। बहुत लोग कहते हैं शुरुआत एक से क्यों नहीं होता? बहुत लोग शुरुआत में मतलब गलती कर देते हैं कि जब पूछेगा कि पांच क्रमागत या पांच अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो लोग एक से गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सवाल आपका एवरेज में, जब आपका एवरेज पढ़ाएंगे तो वहां पे ऐसे सवाल आएंगे कि आप बताइए प्रथम यानी शुरुआती के पांच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। वहां पे लोग करते क्या है, एक से शुरुआत करेंगे, लगाएंगे और ऑप्शन भी उनका मैच कर जाएगा, टिक करके चले आएंगे, लेकिन जब आंसर की आएगी उसमें देखेंगे तो गलती रहेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, इसीलिए आपको शुरू से मैथ पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप एकदम शुरू से बढ़िया से पढ़ते चाहिए और धैर्य के साथ पढ़िए, पूरा का पूरा मैथ आपका खत्म होगा। कोई भी डाउट आपका हो अगर इस वीडियो से, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दो, तो जो अभाज्य संख्या है उसकी जो शुरुआत होती है वो दो से ही होती है, और दो के बाद क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा। अभी बताएंगे दो से ही क्यों होता है। फिर हो जाएगा पाँच, फिर हो जाएगा सात, फिर हो जाएगा नौ, फिर हो जाएगा 11। आप कहोगे सर नौ कैसे आ गया और यहाँ पर दो कैसे आ गया? ठीक है, आप यहाँ पर कहोगे और यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं गलत लिखे हैं। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पर है क्या, वह संख्या, परिभाषा के हिसाब से चलते हैं, वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से ना कटे। जैसे दो जो है वो दो से ही कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा दो किसी से नहीं कटेगा, तो दो आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्योंकि ये सम में आता है, ये एक सम है, तो इसे बोलते हैं सबसे छोटी, यहाँ पे लिख देंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है? चार ऑप्शन, एक दो तीन चार, तो आप लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दो। ठीक है, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? दो है, तो इससे दो से शुरुआत होती। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ नौ लिखा है ये गलत है। कैसे गलत है? परिभाषा के हिसाब से आपने कहा वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे, लेकिन ये जो नौ है ये तो तीन से कट जा रहा है। नौ जो है, नौ तो खुद से कटवाई करेगा, एक से कटवाई करेगा, लेकिन तीन से भी कट जा रहा है, तो ये अभाज्य कैसे हुआ? मतलब हमको ऐसी संख्या चुननी है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। जैसे दो, तीन, तीन तीन से ही कटेगा और एक से कटेगा। जैसे पाँच, पाँच एक से ही कटेगा और पाँच से कटेगा। वैसे सात, नौ नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसके बाद? 11। तो इसको हम लिखे थे ताकि आपको समझा सकें। यहाँ पर हम मिटा के लिख देते हैं आगे, रहेगा आपका यहाँ पर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 भी नहीं आएगा। 15 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि 15 5 से कटेगा और 15 3 से कटेगा, तो 17 आ जाएगा। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ऐसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, यानी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे से ना कटे, क्या कहलाता है? आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है? 2 है, और शुरुआत ही होती है 2 से। ठीक है, एक से शुरुआत नहीं होती। आप एक से शुरुआत मत करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 30। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में बेहिचक लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, मतलब उसका सलूशन देने का। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, जो अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं सह अभाज्य संख्या पर। देखिए, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? सह अभाज्य संख्या पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं सह अभाज्य संख्या। देखिए, सह अभाज्य संख्या में होता क्या है कि परिभाषा को पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम यहाँ लिख भी देंगे और समझाएंगे भी। सह अभाज्य संख्या वह संख्याओं का समूह जिनमें एक और के अलावा, यानी एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी एक के अलावा कोई अन्य संख्या उनको ना काट पाए, तो ऐसी संख्याओं के समूह को बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या में सम संख्याएं भी आ सकती हैं और विषम संख्याएं भी आ सकती हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं सहअभाज्य संख्या की परिभाषा, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, यानी वह संख्याओं का जोड़ा या समूह, हम जोड़ा लिख देते हैं, जोड़ा जिसमें एक के अलावा, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ खंड न हो, कोई दूसरा उभयनिष्ठ खंड न हो। ठीक है, खंड न हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य यहाँ पर संख्या कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से परिभाषा बनाकर हमने क्या किया? लिख दिया, यानी वह संख्या जिसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब एक के अलावा कोई अन्य संख्या उनको ना काट पाए, तो ऐसी संख्याओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा तो हो गया। अब इस परिभाषा को हम लोग कैसे एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके समझते हैं उसको देखना है, तो चलिए हम लोग अब परिभाषा को क्या करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल 2, 3 का। 2, 3 जो है ये आपका सह अभाज्य संख्या है। आप कहोगे कैसे? देखिए, 2 जो है वो एक से और स्वयं से कटेगा, 3 जो है वो एक से और स्वयं से कटेगा। आप कहोगे सर ये बताइए, छोड़िए ये सब, ये बताइए 15 और 16 सहभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? क्या है ये दोनों का जो जोड़ा है ये सह अभाज्य संख्या। कैसे? इन दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनको साथ साथ काटे, और एक के अलावा, यानी एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको साथ साथ काटे। जैसे आप कहोगे सर देखिए 16 तो कट जा रहा है, 4 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 8 से काट सकते हैं, काट सकते हैं इसको। लेकिन और 15 की बात करते हैं आप, 15 तो 3 से काट देंगे, 5 से काट देंगे। ठीक है, हमने कहा परिभाषा पर थोड़ा गौर करिए। गौर ये करिए कि परिभाषा कह रहा था कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, जैसे आप भाग देते हो ना, जैसे मान लेते हैं 15/25 लिखा है, आप क्या करते हो? इसको काट दोगे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, लिख दोगे 3/5। तो इसमें उभयनिष्ठ खंड था क्या? 5 था, जो इन दोनों को काट रहा था। क्या आपको 16 और 15 में ऐसी कोई उभयनिष्ठ संख्या दिखाई देती है जो इन दोनों को काटे? आप कहोगे नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा। जैसे जो 16 वाला है वो 4 से, 2 से और 8 से कटेगा। क्या 4 और 2 और 8 से 15 कटेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। ऐसे 15 लिखा हुआ है, तो क्या 15 3 और 5 से कट जा रहा है, तो क्या ये 3 और 5 16 को भी काट पाएंगे? नहीं काट पाएंगे।
यानी ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें स्वयं के मतलब एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, हमने इसीलिए कहा था इसमें सम संख्या भी आ सकता है और विषम संख्या। जैसे ये देखिए, ये सम और विषम आए हैं कि नहीं आए हैं, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल आए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके सामने आ जाए और पूछ लें कि बताइए ये कौन सी संख्याओं का समूह है, आप कहोगे सहअभाज्य संख्याओं का। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लेते हैं 25 और यहाँ पर लिख दिया 20। ठीक है, हमने लिखा 25 और 20 और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये जो 25 है, 25 5 से कट जाएगा और 20 भी 5 से कट जाएगा। यानी एक के अलावा इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और है जेकर नाम 5 है और 5 से ये दोनों कट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। हम कहेंगे अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं हमने 20 लिख दिया और मान लेते हैं हमने लिख दिया आपका यहाँ पर एक तरीके से 9। ठीक है, हमने 20 लिख दिया और 9 लिख दिया। अब बताइए ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी आप बताइए। तो आप कहोगे सर ये बिल्कुल सहअभाज्य संख्या है। कैसे? अभाज्य संख्या में यहाँ पर देखिए, जो 20 है वो सम संख्या से कटेगा और जो 9 है वो विषम संख्या से कटेगा। यानी इसमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ खंड है ही नहीं। तो ये जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जितनी भी संख्या यहाँ पर हम लिखे हैं, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो या अभाज्य हो, पूरे की परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या किस पर बढ़ते हैं? अब हम लोग बढ़ते हैं स्थानीय मान पर। ठीक है, हमने कहा था इस वीडियो में दो आपका टॉपिक कवर किया जाएगा। पहला, जो ये संख्याएं बच गई थी उसको कवर किया जाएगा, कवर कर लिए हम लोग। दूसरा, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होते हैं इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका स्थानीय मान और जातीय मान। दोनों चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान और पढ़ने वाले हैं जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। देखिए, स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो दोनों का जो नाम है स्थानीय मान और जातीय मान, ये स्थान के अनुसार निर्धारित होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्थानीय मान की, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे अगर आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे में इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तभी समझ आएगा। इसकी कोई प्रॉपर तरीके से परिभाषा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमको देना पड़ेगा। जैसे हमने लिया यहाँ पर 5635 यानी 5635। अब इसका स्थानीय मान बताइए, इसका क्या बताना है आपको? स्थानीय मान। तो ये बचपन में सिखाया जाता था जब हम लोग बहुत छोटे थे, तब पर भी हमको यही सिखाया जाता था। आज चूंकि इतने बड़े हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों हमको पढ़ना पड़ रहा है? इसमें केवल स्थानीय मान ऐसा सरल वाला नहीं पूछता, इसमें एडवांस लेवल का पूछता है। उसको जानने के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा है 5635 यानी 5635 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब होता है उस स्थान पर कौन सा अंक है उसका मान जो होता है वही स्थानीय मान होता है। ठीक है, यानी जो जिस पद पर है उसको उस पद के हिसाब से अगर हम बुला दें तो वही आपका क्या है? स्थानीय मान है। जैसे अगर आप देखते हो अपने समाज में बड़े हैं तो उनको थोड़ा इज्जत से बढ़िया से बोला जाता है। मतलब सेम एज के हैं तो थोड़ा सा आपस में हजी हंसी मजाक कर लिया जाता है। ठीक है, और उससे छोटे हैं तो उससे छोटे हैं तो उनको समझाया जाता है कि आप ऐसे काम मत करिए, आप ये मत करिए। तो सबका स्थान बना हुआ है, सबके स्थान के अनुसार उनको वो तरीके का मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है। वैसे ही गणित में सबका अपना स्थान होता है और उसके स्थान के अनुसार अगर हम उसको इज्जत दे रहे हैं तो वही उसका क्या है? स्थानीय मान है। आप ऐसे समझिए। अगर हम देखें तो इसमें क्या है? इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हजार है। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और हजार है। ठीक है, इकाई को बोला जाता है एक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे
5 गुणे 1। ये 1 हमसे क्यों लिखवाया जाता था उस टाइम, पता नहीं क्यों, मार्ट साहब नहीं बताए, लेकिन इस टाइम पर आप समझिए, इसलिए 1 लिखा जाता था क्योंकि ये इकाई के जगह पर है। इसलिए हम लोग किससे गुणा करवाते थे? 1 से गुणा करवाते थे। तो 5 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है। 3 किस पर है? दहाई पर। दहाई का मतलब 10 से गुणा। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10। तो 3 दहा में कितना हो जाता था? 30 हो जाता था। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों से कैसे मतलब सिखाया जाता था? हम लोगों से ऐसे सिखाया जाता था कि देखो ये 3 है ना, 3 के बाद एक अंक दिख रहा है, एक जीरो लगा दो, आंसर हो गया। लेकिन जो प्रॉपर रीजन है वो अब पता चल रहा है कि नहीं, ये जो 3 है वो दहाई के स्थान पर है, इसलिए इससे में 10 का गुणा कराना जरूरी है। अगर वो दहाई के स्थान पर है और हम 1 का गुणा करा देंगे या 100 का गुणा करा देंगे तो उसका स्थान बदल जाएगा और हमारा जो उत्तर होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का हम लोग निकाल चुके। उसके बाद है 6। तो 6 गुणे 6 देखिए सैकड़ा की जगह पर है। कितने का गुणा कराएंगे आप? 100 का। सैकड़ा मतलब कितना होता है? 100 होता है। तो यहाँ पर 6 का 100 में गुणा करा देंगे तो 600 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होता है 5। तो 5 गुणे, अब 5 कौने स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है। तो यहाँ पर 1000 से क्या करा देंगे? यहाँ पर गुणा। ये हो जाएगा 5000। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यानी ये तरीका होता है आपका स्थानीय मान निकालने का। आपने कहा सर एकदम समझ में आ गया, अब भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं। तो अब आपके सामने थोड़ा सा सवाल रख देते हैं। ठीक है, मतलब ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब सवाल रखते हैं। सवाल कैसे रखेंगे? देखिए, अब सवाल पूछता कैसे, पहले जातिमान, अच्छा जातिमान के बारे में तो थोड़ा चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग सवालों को दोनों तरीके से रखेंगे ताकि ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। जैसे अगर इसी में एक जगह मतलब एक सवाल और रख देते हैं। जैसे अगर हम कहें दूसरा सवाल, जैसे हम कहें 5 8 7 6 5 3 2, अब इसका स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो स्थानीय मान आप कैसे निकालोगे? सर 2 है, इकाई के स्थान पर है 1 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे 3 है, 3 गुणे दहाई के स्थान पे है 10 लिख देंगे 30 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल लोगे 5 का, सैकड़ा की जगह पर है तो 500 हो जाएगा। ऐसे आप निकालोगे 6 का, तो 6 गुणे हो जाएगा 1000, यहाँ पर हो जाएगा 6000। ऐसे लिखोगे 7 का। ठीक है, ऐसे 7 का लिखोगे तो 7 का लिखोगे तो हो जाएगा 7 गुणे यहाँ पर 10,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 70,000। ये जो है आपका 8 है, तो 8 गुणे लिखोगे यहाँ पर 1 लाख, और यहाँ पे लिख दोगे 8 लाख। उसके बाद लिखोगे यहाँ पर कितना? 5, 5 गुणे हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि ये 10 लाख की जगह पर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 50 लाख। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 50 लाख। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, मतलब स्थानीय मान निकाल सकते हो। कैसे निकाले हैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिए हैं। थोड़ा सा जाति मान के बारे में भी चर्चा करते हैं, फिर इसका एडवांस लेवल मतलब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे कि उसका लेवल कैसे पूछता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम बेसिक लेवल से समझाए हैं। ठीक है, और हम उम्मीद भी करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जातिमान के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जातिमान क्या होता है? जातिमान जो होता है वो उसका अपना खुद का मान होता है। जातिमान जो होता है वो उसका क्या होता है? अपना खुद का मान होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 7 5 6 7, 7 नहीं मान लेते, यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है आपका 17,563 में 7 का जाति मान, 7 का जातीय मान क्या होगा? ठीक है, अगर हमसे पूछ लिया जाए यहाँ पर 1 7 5 6 3 में 7 का जाति मान, तो हमने कहा कि इसका जो मान होता है वो अपना खुद का मान होता है। खुद का मतलब ये 7 है तो इसका जाति मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी जो इसका जाति मान होगा वो 7 होगा। ऐसा नहीं है कि वो जिस स्थान पर है उसको उस स्थान के हिसाब से मान मतलब कि जगह दिया जाएगा, नहीं। उसका जो अपना खुद का मान है वही उसका जाति मान है, वही उसका क्या है? फेस वैल्यू है। जैसे इसमें 7 का पूछ रहा था तो 7। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं 1 5 6 3 2 और यहाँ पर हो जाएगा 8।
इसमें अगर आपसे पूछे कि 5 का जाति मान बताइए, तो 5 का जाति मान आप कहोगे सर 5 ही होगा। 8 का पूछे तो 8 ही होगा, 3 का पूछे तो 3 ही होगा, 1 का पूछे तो 1 ही होगा। यानी जो अंक जहां पर है उसका खुद का जो अपना मान होता है वही आपका होता है जातीय मान। तो जातीय मान में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, जो उसका खुद का मान है वही जातीय मान है। ठीक है, स्थान के हिसाब से इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करते। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ पर लिख कर बताते हैं। पूरी क्लास में एक भी डाउट आपको मतलब कि नहीं बचेगा, ऐसा हम मतलब आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर कुछ टॉपिक छूट जा रहा है तो आप बता दीजिएगा, हम उसको भी मतलब इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल है आपके सामने। सवाल ऐसे पूछता है, देखिएगा 5 7 6 8, तीन में 7 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए या अंतर बताओ। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 57,683 में हमको बताना है 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर। तो सबसे पहले आप समझिए, स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 कोने जगह पर है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारहवें स्थान पर है, ये हो जाएगा 7,000। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 7,000 हो जाएगा। और 7 का जाति मान अपना खुद का मान होता है, खुद का मान कितना है 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जातीय मान को स्थानीय मान में से घटा देंगे, यानी 7,000 में से 7 को घटा देंगे। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पर भी बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6। यानी ये हो जाएगा आपका 6,993। क्या आ गया आपका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी योग भी पूछता है। ठीक है, योग मतलब जैसे एक संख्या, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 56 28। ठीक है, 56 28 में मान लेते हैं छ का, स्थानीय मान व जातीय मान, यहाँ लिख देते हैं जातीय मान का योग होगा, उसके बाद 4 ऑप्शन। ठीक है, सवाल ऐसे देगा, मान लेते हैं 5,628 में 6 का स्थानीय मान व जाति मान का योग होगा। तो योग का मतलब पहले देखते हैं स्थानीय मान निकालते समय कि वो संख्या कौन से स्थान पर है। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 100 से गुणा, मतलब ये 600 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका कौन सा स्थानीय मान। लेकिन जाति मान हमने परिभाषा आपको बताया, जो संख्या जहां पर है वो अपनी संख्या जाति मान दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि 6 का जाति मान क्या होगा 6 ही होगा। तो आप क्या करिए 6 को इसमें जोड़ दीजिए, यानी जाति मान निकाल कर उसको हमने उसमें जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 606 और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा सिंपल सा जो क्वेश्चन होता है, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जाति मान क्या होता है, और स्थानीय मान जाति मान निकाल कर उसका योग और अंतर पूछा जाता है, तो आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर एकदम अब डाउट क्लियर हो गया, क्वेश्चन पूछिए हम बता देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, उसके बाद आप बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। पेन पेपर लेकर आप तैयार रहिए, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, मान लेते हैं लिख दिया 56.789 में। अब समझिए क्या लिखा है, 56.789 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा। आप कहोगे ई का पूछ लिया, मतलब अभी तो हम सोच रहे थे कि हमको पूरा आ चुका है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, तो पेपर में ऐसा ही होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है 56.789 में 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, और 7 का जाति मान पूछेगा,
या दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान और जाति मान पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। और दशमलव से पहले की संख्याओं का अगर स्थानीय मान और जाति मान पूछेगा तो क्या होगा, आप समझिए ऐसे। यहाँ पर है 7, ठीक है। 7 ऐसे आप ट्रिक रख सकते हो। दशमलव के इस तरफ चलेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मिलेगा, ठीक है। अगर हम दशमलव लगा हुआ है संख्या के इस तरफ चले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे मिलता चला जाएगा। तो इसका अगर हमको स्थानीय मान निकालना होता है तो हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। जैसे अगर हमसे पूछा 5600 मतलब 578 में 5 का स्थानीय मान बताइए। किसका बताइए? 5 का। बहुत बढ़िया समझिएगा, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ट्रिक के साथ समझा रहे हैं, ठीक है। अभी ट्रिक क्या लगेगी भी बताएंगे आपको, कभी भी भूलेंगे नहीं आप। देखिए, अगर हमसे पूछा कि 578 में 5 का स्थानीय मान बताइए तो आप कहोगे सर 500 होगा। कैसे? 500 में इसलिए होगा क्योंकि 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो हमने कहा बहुत सही। अब आप ये बताइए, यहाँ पर ये तो नॉर्मली है, मतलब इसमें दशमलव वशमलव तो कुछ लिखा नहीं है, आपने आराम से बता दिया। अगर यहाँ पर जो दशमलव लिखा है और इस 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये जो है इकाई और दहाई पर है, दशमलव को उधर भूल जाइए। इकाई और दहाई पर है तो जो इसका स्थानीय मान होगा वो दहाई पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 6 का बोले स्थानीय मान तो 6 ही होगा। इतनी बात समझ में आई? यानी दशमलव से जो पहले रहता है इधर का, उसका स्थानीय मान और जाति मान सेम निकालते हैं जैसे पहले निकालते थे। लेकिन बात फंसती है दशमलव के बाद का, अगर हमसे पूछ ले, दशमलव के बाद अगर पूछ ले तो आप ऐसे समझिए, दशमलव के बाद भी आप चला दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे। ट्रिक के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना नियम बनाइए। मान लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इधर भी चला दीजिए। यानी दशमलव के इधर साइड भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव के इधर साइड भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, इधर जब निकाल रहे थे तो गुणा कर रहे थे। जैसे 5 में 100 का गुणा किए थे तो 500 आया था। यहाँ पर 5 था, 5 में 10 का गुणा किए थे तो 50 आया था, ठीक है। ऐसे 6 इकाई के स्थान पर था तो 6 में 1 का गुणा किए थे तब जाके 6 आया था। लेकिन यहाँ पर गुणा न होकर भाग चलता है। क्या चलता है? भाग चलता है। इसका मतलब ये है कि सर 7 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो 7 पढ़ रहा है इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर हम लोग जो गुणा करवाएंगे वो 10 से करवाएंगे, जो भाग करवाएंगे वो 10 से करवाएंगे, ठीक है। इकाई का मतलब यहाँ पर 1 से नहीं होता, 1/10 से होता है, ऐसे समझिए। दहाई का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और उसके बाद सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 1/1000, यानी 3 अंक है। जैसे दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक पर है तो बटा में 1000 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे किसका पूछ रहा था? 7 का पूछ रहा था, तो 7 का पूछ रहा था तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 फिर बटा लगा देंगे। क्योंकि दशमलव के बाद ये 1 अंक पर है तो बटा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा आपका 7/10। समझ में आया? एकदम तरीके से। अगर सर पूछ ले 9 का बताइए स्थानीय मान, मतलब 56.789 में 9 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, 9 लिख देंगे बटा, आपने बताया ही है कि दशमलव के बाद ये कैसरे स्थान पर है, हम गिन लेंगे, 1, 2 तीसरे स्थान पर है तो हम लोग बटा 1000 कर देंगे। समझ में आया कैसे हुआ है? एक एग्जाम्पल और लेके बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद और अच्छे समझाते हैं। ये जो दशमलव वाला है ना, ये आपको परेशान ना करे, इसलिए आपको थोड़ा इसको अच्छा से समझना है। अच्छा, एक तरीका और, मतलब एक आपके मन में सवाल होगा कि सर स्थानीय मान तो बता दिए, थोड़ा सा जाति मान के बारे में भी चर्चा कर लीजिए, तब एग्जाम्पल दीजिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग जाति मान का चर्चा कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल में। जातीय मान चाहे दशमलव लगा रहे चाहे ना लगा रहे, जो अंक जहां पर होता है वह उसका जातीय मान ही होता है। जैसे यहाँ 56.789 में अगर हमसे पूछ ले कि 9 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान 9 का 9 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। जातीय मान से हमको थोड़ा सा दिक्कत नहीं है।
दिक्कत है स्थानीय मान से, तो उसका ट्रिक हमने आपको बता दिया। एग्जाम्पल एक आंख और लेकर पूरी तरीके से आपको समझा देते हैं, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन स्थानीय मान और जाति मान से आपका बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको मिटाकर एग्जाम्पल और दूसरा लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 897.587। ठीक है, इस तरीके से। और मान लेते हैं यहाँ पर एक अंक और है, 3 लिख देते हैं ऐसे। और हमसे पूछ ले कि 8 का, ये जो 8 है दशमलव के बाद का 8, इसका स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो 8 है उसका स्थानीय मान, क्वेश्चन में क्या करता है यहाँ पर ऐसे टिक किया रहेगा और पूछेगा इसका स्थानीय मान बताइए, जब डबल संख्या आई रहेगी तब। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, दशमलव के बाद जो 8 है उसका स्थानीय मान बताइए। तो आप कहोगे सर दशमलव के बाद कैसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर है तो एक लिख कर डबल जीरो लगा देंगे, एक लिख के डबल जीरो लगा दिए, ये हो गया आपका स्थानीय मान। ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान हो गया। अगर पूछे कि इस 8 का जाति मान, यहाँ पे संख्या हम बदल देते हैं नहीं तो आपको बार बार कंफ्यूजन होगा, मान लेते हैं 6 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये अंक भी बदल देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 4 लिख देते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। डबल डबल अंक रहेगा तो आप अभी सीख रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था 8 का स्थानीय मान, तो हमने लिखा दशमलव की ये कौन से स्थान पर है, दहाइयों स्थान पर है। मतलब एक तरीके से एक आपका 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया और 10,000 हो गया। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक पर था, ये दूसरे वाले अंक पर, तो हमने 8 लिखा, बटा लगाया, एक लिख के डबल जीरो लगा दिया, ये बन गया इसका स्थानीय मान। अगर हमसे पूछे कि इसका जाति मान बताइए, यानी 8 का क्या बताइए, जाति मान, तो 8 का जाति मान कितना होता है, 8 ही होता है। 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जातीय मान। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप कहोगे सर इसका आप पूरा पूरा स्थानीय मान और जाति मान निकाल के दिखा दीजिए। अभी तो ये केवल एक एक अंक का पूछ रहा है, अगर पूरे का निकालना होगा तो पूरे का कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी भी हो रहा है। तो हम कहते हैं ठीक है, हम आपको समझा देते हैं। इसका पूरा पूरा, जैसे हम लोग शुरू में स्थानीय मान निकाले थे, वैसे ही इसका हम लोग शुरू से क्या निकाल देते हैं, स्थानीय मान निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगर हमसे 3 का स्थानीय मान, देखिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, 3 का स्थानीय मान पूछेगा, तो 3 दशमलव के बाद कौन से स्थान पर है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा 1 2 3 4 जीरो, यानी एक लिख कर कितना जीरो लिखेंगे, 4 जीरो। यहाँ पर 7 लिखा है, तो 7 लिख के कितना जीरो, 3 जीरो। क्यों 3 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 ये तीसरे स्थान पर है। ऐसे ही 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद बटा लगाएंगे, बटा लगाने के बाद कितना जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि ये 2 अंक पर है। फिर लिखेंगे 5, 5 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये दशमलव वाला हो गया। आप कहोगे सर दशमलव के इस तरफ का कैसे निकालेंगे, दशमलव के इस तरफ का आप वैसे ही निकालोगे जैसे शुरू में आपको बताया था। शुरू में कैसे बताए थे, 4 का निकालना है तो 4 गुणे लिख दो 1 बराबर हो जाएगा 4 के, 4 गुणे 1 बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे 9 का निकालो, 9 गुणे 1 लिखकर 10 लगा दो और ये हो जाएगा 90, क्योंकि ये दहाई के जगह पर है तो 10 से गुणा। ऐसे हम लोग 6 का निकालेंगे तो 6 गुणे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ हो जाएगा 600। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूरा अगर स्थानीय मान जाति मान निकाल के बताना है तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछता है वो आपका पूछेगा स्थानीय मान और जाति मान में अंतर और योग। तो हमने आपको स्थानीय मान और जाति मान में अंतर और योग पूरा का पूरा समझा दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बढ़िया से सॉल्व करते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका और लेते हैं। जैसे समझिए, एक एग्जाम्पल और आपका जो डाउट होगा आपके मन में, थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, लिखा है 50,576 में जीरो का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान
आप कहोगे कि सर बताइए जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पर जीरो है, जीरो का स्थानीय मान बताइए। आपने बताया था कि स्थान के हिसाब से उस संख्या का निर्धारण होता है। जैसे यहाँ 6 इकाई के स्थान पे है तो 6 इकाई बन गया, ये दहाई बन गया, ये सैकड़ा बन गया, तो क्या जीरो हजार बन जाएगा? ये जो जीरो है उसका जो मान होगा क्या वो हजार के बराबर हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अभी आपको समझाते हैं क्यों। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10,000। तो जब आप इसका स्थानीय मान निकालते हो, स्थानीय मान का मतलब होता है उसको स्थान के अनुसार इज्जत देना। ये होता है इकाई की जगह पर, ये हो जाएगा दहाई की जगह पर, ये हो जाएगा सैकड़ा की जगह पर, ये हजार की जगह पर, और ये हो जाएगा 10,000 की जगह पर। ठीक है। तो अगर हमसे आप पूछोगे कि ये जो जीरो है, जीरो का स्थानीय मान क्या आएगा, 1,000 आएगा या जीरो आएगा, क्योंकि ये 1,000वें स्थान पर है तो इसका मतलब 1,000 आना चाहिए। जैसे 500 होता है, जैसे 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका जो स्थानीय मान होता है वो 500 आता है। वैसे ही जो जीरो है वो तो हजार के स्थान पर है, तो क्या इसका स्थानीय मान हजार आ जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो हजारवें स्थान पर है तो बिल्कुल सही, लेकिन जब उसका हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे तो स्थानीय मान उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी ये हजारवें स्थान पर है तो, यानी जीरो का हम लोग हजारवां स्थान देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जीरो का जब 1,000 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? मान जीरो हो जाएगा। तो अगर आप हमसे पूछोगे कि जीरो का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको बताना था। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिख दिए 6, 7, 0, 8, 3, 5, फिर हो जाएगा यहाँ पर 9 में जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा और इसका अंतर क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, तो जीरो का जो स्थानीय मान होता है वो जीरो होता है। आप ऐसा मत करिएगा कि जीरो का स्थानीय मान 1,000 या 10,000, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हमें स्थान पर है तो ऐसा मत करिएगा कि ये हो जाएगा 10,000। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका स्थानीय मान जो होगा वो 10,000 नहीं होगा, स्थानीय मान कितना होगा? जीरो होगा। और इसका जो जातीय मान होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो का जीरो में अगर घटाना करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या मिलता है? जीरो। इवन अगर हम इसको जोड़ भी देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? आपका जीरो होगा। तो इस तरीके से आपने समझा जीरो का स्थानीय मान कहाँ होता है, जातीय मान कहाँ होता है, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जातीय मान कैसे निकाला जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको हम समझा दिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको स्थानीय मान और जातीय मान, चाहे वो दशमलव का रहे चाहे वो साधारण का रहे, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। कल की वीडियो हमारी रहने वाली है इकाई के अंक को कैसे निकाला जाता है, उस पर पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से सेशन रहने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।